नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 9 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना 10वां लेसन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर अपना RBSc का कौन सा है? 10वां। लेसन नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण। हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे हैं वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त CO2 और मृदा से प्राप्त जल का उपयोग करके शर्करा का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बनने वाले उत्पाद पर विभिन्न प्रकार के जो विषमपोषी जीव हैं वो निर्भर करते हैं। यानी पेड़ पौधे जो उत्पाद बनाते हैं उनका सजीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका उपयोग करते हैं। इस अभिक्रिया को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे वायुमंडल से प्राप्त CO2, मृदा से प्राप्त जल, सूरज का क्या होना चाहिए? प्रकाश, और पराण हरित होना चाहिए यानी हरित लवक की उपस्थिति होनी चाहिए। इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे? पौधे शर्करा का निर्माण करेंगे और साथ में O2 का निष्कासन होगा, जल का निर्माण ये होता है। अब देखें तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन के 6 अणु काम में आते हैं और ये 6 ही इधर बन जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु काम में आएंगे, 6 कार्बन के परमाणु बन जाते हैं। अब हाइड्रोजन इधर 12 हो गए और 12 और 12 24, 24 को अब 24 करने के लिए इधर 12 हम लगा देते हैं। इधर बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी रिएक्शन है पूर्ण रूप से बैलेंस हो गई। तो प्रकाश संश्लेषण को दोबारा से एक बार समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा जो उत्पाद बनता है उस पर सजीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और उसका शर्करा में परिवर्तन करते हैं। यानी ये वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और ये सूरज का प्रकाश और हरित लवक, और इसके द्वारा क्या बनाया? शर्करा का निर्माण हुआ। ये जो प्रकाश संश्लेषण की ये अभिक्रिया है इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें जल का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हमने क्या कहा है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कोई आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन से यौगिक का ऑक्सीकरण और कौन से का अपचयन होता है, तो आप कहोगे जल का तो ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण के इतिहास के बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। प्रकाश संश्लेषण का इतिहास की बात करें तो वैज्ञानिक हुए स्टीफन हेल्स। इन्होंने क्या कहा कि पौधे अपना भोजन
वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। पौधे अपना भोजन है वो वायु प्लस प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। स्टीफन हेल्स ने क्या कहा था कि पौधे हैं वो वायु और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको पादप कार्यकी का जनक भी कहते हैं। पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भाई पादप कार्यकी का जनक कौन है, तो आप कहोगे स्टीफन हेल्स। दूसरे वैज्ञानिक आए जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या कहा कि पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। पौधे हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। यानी वायु को शुद्ध करने का काम कौन करते हैं, पौधे करते हैं। पौधों का क्या काम है, वायुमंडल को शुद्ध करने का। अर्थात पौधे हैं वो O2 का निष्कासन करते हैं। पौधे हैं वो किसका निष्कासन करते हैं, O2 का निष्कासन करते हैं। तीसरे वैज्ञानिक आते हैं जेन इंजनहोज। इनको शॉर्ट में इंजनहोज भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस क्रिया में क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ भाई, स्टीफन हेल्स ने तो क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु और प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रिस्टले ने क्या कहा कि पौधे वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, अर्थात O2 का निष्कासन करते हैं। इंजनहोज ने क्या कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके लिए क्या आवश्यक है, सूरज का प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। अगले वैज्ञानिक आते हैं सेनेवियर। सेनेवियर ने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक बताई कि पीएस हेतु CO2। इन्होंने तो सूरज का प्रकाश आवश्यक बताया, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 आवश्यक है। आवश्यक किसको बताया, CO2 को आवश्यक बताया। फिर एक वैज्ञानिक हुए डी सेसर। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है कि पीएस में जल की भी आवश्यकता, यानी जल की आवश्यकता भी होती है। इंजनहोज ने तो सूरज का प्रकाश आवश्यक बताया, सेनेवियर ने CO2 का आवश्यक बताया और सेसर ने जल की आवश्यकता बताई किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। फिर अगले वैज्ञानिक आते हैं ब्लैकमैन, FF ब्लैकमैन 1905 में। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होती है। पीएस की जो क्रिया है वो कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। यानी फोटोसिंथेसिस है वो दो तरीके से संपन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को तो प्रकाशिक अभिक्रिया, एक को तो क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। एक को तो क्या कहा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन।
ब्लैकमैन ने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इनके द्वारा यानी ब्लैकमैन के द्वारा एक सिद्धांत भी दिया गया, नियम, जिसको हम कहते हैं सीमाकारी कारकों का नियम। सीमाकारी कारकों का नियम। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया, तो ब्लैकमैन ने। अगले वैज्ञानिक आते हैं वॉन नील। वॉन नील, इन्होंने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करते हुए बताया कि उच्च पौधों में, किनमें? उच्च पौधों में या उच्च पादपों में O2 का निकास, उच्च पौधों में जो O2 है उसका निकास, O2 का निकास है, वो जल के अणु के विघटन से होता है। विघटन से होता है, यानी यहाँ पे अपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो निष्कासित होती है वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन का निकास कहाँ से होता है? जल के अणु के विघटन से, ना कि CO2 के अणु के विघटन से। किसके विघटन से होता है? जल के अणु के विघटन से। किसने कहा? वॉन नील ने। अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, इनके द्वारा एक रिएक्शन दी गई जिसको अपन हिल रिएक्शन कहते हैं। हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया रॉबर्ट हिल द्वारा दी गई। इनके द्वारा बताया गया कि जो O2 है, वही बात इनके द्वारा बताई, O2 का निष्कासन किसके द्वारा होता है? जल के अणु के विघटन से होता है। इनके द्वारा भी वही बात दोबारा से रिपीट की गई कि भाई O2 है वो जल के अणु के विघटन से ही निकलती है। नेक्स्ट आते हैं रूबेन और कोमेन। रूबेन एवं कोमेन। रूबेन एवं कोमेन, इनके द्वारा रेडियो सक्रिय इनके द्वारा क्या किया गया भाई? रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया गया। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया गया, और ये जो समस्थानिक था इसमें ऑक्सीजन का ये जो परमाणु है उसका परमाणु भार कितना लिया था उनके द्वारा? 18। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 18 परमाणु भार वाला एक समस्थानिक उपयोग में लिया है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन है, O2 है, इसका परमाणु भार कितना है? ऑक्सीजन अणु का परमाणु भार कितना है? 18। अब ये इसका उपयोग करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि जो O2 है, O2 का जो निष्कासन होता है वह जल के अणु के विघटन से ही होता है। जल के अणु के विघटन से ही होता है। यानी रूबेन और कोमेन ने रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु का उपयोग किया। यानी जल के जो परमाणु जो अणु पौधे को दिए वो कौन से दिए हैं? ऑक्सीजन, जिसका परमाणु भार कितना है? 18। और जो निष्कासित जो O2 थी उसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये जो O2 है उसका भी परमाणु भार कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है। वैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार
16 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, यानी O2 का वैसे 16 होता है, लेकिन आया यहाँ पे कितना 18 वाला, क्योंकि 18 वाला ही समस्थानिक उसने काम में लिया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि भाई O2 का निष्कासन है वो जल के अणु के विघटन से ही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक केल्विन एवं बेंसन। केल्विन एवं बेंसन, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कौन से C3 चक्र की खोज की गई, यानी कौन सा चक्र, C3 चक्र, या इसको अपन केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। केल्विन बेंसन चक्र की खोज किसके द्वारा की गई, केल्विन और बेंसन के द्वारा। इस खोज के लिए इन्हें 1961 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसके लिए, C3 चक्र की खोज के लिए। किनको, केल्विन और बेंसन को। इसके अलावा अगले वैज्ञानिक आते हैं हैच और स्लैक। हैच और स्लैक, इनके द्वारा गन्ने में C4 चक्र की खोज की गई। गन्ने में कौन से चक्र की खोज की गई, C4 चक्र की खोज की गई। नेक्स्ट आते हैं पीटर मिशेल। पीटर मिशेल, इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाई प्रकाश फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण के एक सिद्धांत है केमिओस्मोटिक सिद्धांत। केमिओस्मोटिक सिद्धांत, केमिओस्मोटिक जो थ्योरी थी, जिसको अपन रसायन परासरणी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी पीटर मिशेल के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, रसायन परासरणी सिद्धांत, यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण के केमिओस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन पीटर मिशेल द्वारा किया गया। ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ इतिहास था कि भाई किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, और उसके बारे में किस तरह से कैसे किस वैज्ञानिक ने खोज की। एक बार दोबारा से संक्षिप्त में देख लेते हैं। स्टीफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु और प्रकाश की आवश्यकता बताई, और इन्हें क्या कहा गया, पादप कार्यकी का जनक कहा गया। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा कि पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, अर्थात O2 का निष्कासन करते हैं। इंजन होज ने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक बताया, सूरज का प्रकाश, और उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सेनेवियर ने प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता बताई। डी सेसर ने प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता बताई। ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण को दो प्रकार से बताया कि प्रकाश संश्लेषण दो तरह से संपन्न होता है, जिसको हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहते हैं। ब्लैकमैन के द्वारा सीमाकारी कारकों का नियम भी प्रतिपादित किया गया। वॉन नील ने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करके यह बताया कि उच्च पौधों में जो O2 है उसका निकास जल के अणु के विघटन से होता है। रॉबर्ट हिल ने हिल अभिक्रिया दी और O2 के निकास को किससे बताया, जल से बताया। रूबेन और कोमेन ने रेडियो सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु का उपयोग करके O2 के निष्कासन को किससे बताया, जल से, यानी जल के अणु के विघटन से ही O2 निकलती है।
केल्विन और बेंसन ने C3 चक्र या केल्विन बेंसन चक्र की खोज की। इसके लिए इनको 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला। हैच और स्लैक ने हैच स्लैक चक्र या C4 चक्र को खोजा, किसमें? गन्ने में। पीटर मिशेल ने प्रकाश फास्फोरिलीकरण के केमिओस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण का कुछ संक्षिप्त इतिहास। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। प्रकाश संश्लेषण का स्थल। हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ पे संपन्न होती है? कोशिका के हरित लवक में। कहाँ पे संपन्न होती है? कोशिका के हरित लवक। नहीं, पादप कोशिका के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है? हरित लवक भाग में संपन्न होती है, जो पादपों के अंदर सभी हरे भागों में पाया जाता है। कौन? हरित लवक। हरित लवक कहाँ पे पाया जाता है? पादप के सभी हरे भागों में पाया जाता है। मुख्यतया जो पर्णहरित या हरित लवक है वो कहाँ पे होता है? पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? मुख्यतया किस में होता है? पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पर्णहरित या हरित लवक पाया जाता है। पर्णमध्योतक जो कोशिकाएं हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 पर्णहरित अणु पाए जाते हैं। दोबारा से समझो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक पौधे के सभी हरे भागों में पाया जाता है। मुख्यतया हरित लवक है वो पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होता है। प्रत्येक पर्णमध्योतक कोशिकाओं में 20 से 40 पर्णहरित अणु पाए जाते हैं। हरित लवक कैसा है भाई? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी डबल लेयर्ड ये कोशिकांग है। कौन? हरित लवक। हरित लवक कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये जो झिल्लियां हैं किससे बनी होती हैं? लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं झिल्लियां? लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश है, ये वाली जो खाली जगह आ रही है, इस अवकाश को परिकला अवकाश कहते हैं। कौन सा अवकाश कहते हैं? परिकला अवकाश कहते हैं। हरित लवक कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त है। ये किससे बनी होती हैं झिल्लियां? लाइपोप्रोटीन से। और दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को क्या कहा जाता है? परिकला अवकाश कहते हैं। हरित लवक के आंतरिक भाग को हम दो भागों में बांटते हैं। इसका जो आंतरिक तरल भाग है, लिक्विड इसका भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। लिक्विड भाग को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। हिंदी में बोलते हैं इसको पीठिका। क्या बोलते हैं? पीठिका। हरित लवक के आंतरिक जो भाग है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो तरल भाग होता है, लिक्विड मटेरियल है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तरल भाग में क्या पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और छोटा वृत्ताकार डीएनए, छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है। छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है। इसके अंदर बहुत से लवण और एंजाइम पाए जाते हैं तरल भाग में।
इसी के तरल भाग में अगर बात करें, तरल भाग में एकल झिल्ली से निर्मित ऐसे कुछ नलिकाएं टाइप में होती हैं। एकल झिल्ली से निर्मित क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। ये इस तरह से एकल झिल्ली से निर्मित क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं। इन नलिकाओं को, एक नलिका को हम क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहते हैं। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड। हिंदी में बोलते हैं इनको कोश तुल्य, यानी कोशिका के जैसे। कोश यानी कोशिका, तुल्य यानी समान, कोशिका के जैसा ये भाग है एकल झिल्ली से घिरा हुआ। यानी स्ट्रोमा के अंदर या तरल भाग के अंदर एकल झिल्ली से निर्मित क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन थाइलेकोइड कहते हैं, जो एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे के समान। जैसे ये अपना सिक्का है, इसके ऊपर दूसरा सिक्का रख दिया, ऐसे बहुत से सिक्के रखते गए और एक चट्टा बन जाता है। यानी जो एक सिक्के के चट्टे के समान क्या होती हैं? व्यवस्थित होकर के एक विशिष्ट संरचना बना रही हैं पूरी की पूरी। इस संरचना को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। थाइलेकोइड है वो सिक्के के चट्टे के समान, ये नलिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर सिक्के के चट्टे के समान। यानी हमारे पास भाई एक सिक्का है, उस सिक्के को अपन थाइलेकोइड बोल रहे हैं, और उस बहुत से सिक्के एक के ऊपर एक रख देंगे तो एक चट्टा टाइप में बन जाता है। उस चट्टे को ही क्या कहा जाता है? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? ग्रेना में। ग्रेना भाग में कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है? लाइट रिएक्शन। और अगर आपसे पूछे डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। दोबारा से समझ लो, पर्णहरित या हरित लवक है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोनों झिल्लियां लाइपोप्रोटीन से बनी हुई हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को परिकला अवकाश कहते हैं। इसके आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ भरा होता है, इसको हम स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं, जिसमें 70S राइबोसोम, वृत्ताकार छोटा डीएनए और विभिन्न प्रकार के एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। इसी लिक्विड मटेरियल में एकल झिल्ली से निर्मित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिनको अपन ने क्या कहा है? थाइलेकोइड। और बहुत सी थाइलेकोइड सिक्के के चट्टे के समान, एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे के समान व्यवस्थित हो करके एक विशिष्ट संरचना क्या बनाती हैं? ग्रेना बनाती हैं। इसी ग्रेना भाग में लाइट रिएक्शन संपन्न होती है और स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। हाँ जी, अगर हम बात देखें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बैंगनी, नीले और लाल प्रकाश, बैंगनी, नीले और लाल प्रकाश में अधिक होती है। बैंगनी, नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सर्वाधिक होती है। जैसे आपने 10th क्लास में वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा, सूरज का जो प्रकाश है, ये जैसे सूरज के प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है, VIBGYOR, यानी 7 रंगों से मिलके बनी हुई है। इन 7 रंगों में से बैंगनी, नीले और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम, जो विजुअल
स्पेक्ट्रम है उसका जो तरंगदैर्घ्य है, दृश्य स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, दृश्य स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य का भाग है। ये 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य का भाग होता है। अतः वर्णक्रम के इस भाग को, कहां से कहां तक के भाग को, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के भाग को फोटोसिंथेशियली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। फोटोसिंथेशियली एक्टिव रेडिएशन, या इसको हिंदी में इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, सक्रिय विकिरण कहते हैं। किसको? अपन ने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी, नीले, लाल प्रकाश में अधिक होती है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य का भाग है। इसी वर्णक्रम के जो दृश्य स्पेक्ट्रम का क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर के का भाग है, इसी भाग को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेशियली एक्टिव रेडिएशन या प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वैज्ञानिक हुए पार्क और पान। पार्क और पान ने क्या कहा कि थाइलेकोइड पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ये नलिका है, ये नलिका है, इस नलिका को मैं यह बना रहा हूं, ये एक नलिका को थाइलेकोइड का है और बहुत सी नलिकाएं एक दूसरे पर सेट हो जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, ग्रेना। तो क्या कहा है पार्क और पान ने कि थाइलेकोइड पर सूक्ष्म गोलाकार ऐसी रचनाएं या कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कणिकाओं को क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। इन कणिकाओं को क्या कहा गया है, क्वांटासोम कहा गया है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्या है, इकाई। अगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है तो आप क्या कहोगे, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटासोम। एक क्वांटासोम में, अगर आपसे पूछे एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित अणु, एक क्वांटासोम में कितने अणु पर्णहरित के होते हैं, 230 पर्णहरित के अणु। 48 कैरोटीनॉइड, 48 कैरोटीनॉइड, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड, तथा अन्य अणु व एंजाइम होते हैं, तथा अन्य अणु व एंजाइम पाए जाते हैं। एक क्वांटासोम में 230 तो पर्णहरित के अणु, 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड व अन्य अणु एंजाइम पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई पर्णहरित के अणु 230 किस तरह से होते हैं तो आप क्या कहोगे, 160 तो CHLA अर्थात क्लोरोफिल
ए के होते हैं और 70 होते हैं वो क्लोरोफिल बी के होते हैं। यानी 230 में से ए और बी के कितने हैं? 160 तो क्लोरोफिल ए के होते हैं और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी के अणु पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हेतु हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।